अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, मुबारक हो पाकिस्तान। मॉर्निंग इट इज। मतलब जब पाकिस्तान जीते और वो भी इंडिया से जीते और क्या ज़बरदस्त जीते तो बड़ी खुशी होती है और दिल चाहता है कि थोड़ा सा वी डू रियलाइज़ ऑब्वियसली कि मुल्क में क्या गुजर रहा है, लेकिन थोड़ी सी अगर सेलिब्रेशन हो जाए, दिल को अगर तसल्ली और थोड़ी सी खुशी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ी सी जो सूरत हाल है हमारे इर्द गिर्द, एंड वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारा 1/3 से ज़ायद हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन लोगों को इन मुश्किलात से निपटने के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है ना, फॉर अ वाइल ही हो, चाहे चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए ही हो। सो वो डाइवर्जन प्रोवाइड की, वो डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड की, हाँ वो डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड की इस मैच ने। इवन इफ अगर कहें कि जी थोड़ी देर के लिए होती है ये चीज़ और उसके बाद रियलिटीज़ आ जाती हैं, तो वो थोड़ी देर ऑल्सो मैटर्स। इंसान को वो खुशी, उस किस्म की तसल्ली मतलब चाहिए होती है ज़िंदगी में। एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रोवाइडेड दैट टू अस। ये कुछ सेलिब्रेशंस भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, पर्टिकुलरली दुबई जहाँ पर मैच हो रहा था, वहाँ पे भी लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए। हर शहर में यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में दिखाने का एहतमाम किया गया था। लंदन में, ब्रैडफोर्ड में, बर्मिंघम में, हर जगह पे लोगों ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। भाई अगर कहीं आप किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्क में स्क्रीन वगैरह पे नहीं गए हुए तो दोस्तों ने छोटे छोटे प्लान बनाए हुए थे कि भाई किसी एक के घर जमा हो जाएंगे। वो सारा कुछ हुआ और वो सारा कुछ पैसे वसूल इसलिए था क्योंकि माशाल्लाह जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जो हार्ट बीट अप एंड डाउन हुई है सारी सूरत हाल में। भी दिखा रहे हैं मतलब कि जितने आप ट्विस्ट एंड टर्न्स, जितना मैच पढ़ना जिसको कहते हैं ना, हमारी एक हम दोनों की यहाँ टर्म है, तो सब कुछ हुआ इस मैच में। एंड व्हाट अ ट्रीट इट वाज टू वॉच एंड टू रूट फॉर। और सबसे खूबसूरत बात हमारे मैच की, हमारे अक्सर मैचेस की होती है, ख़ासतौर पे जिनमें हम जीत जाते हैं, कि कोई तफरीक नहीं, कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सारे दोस्त, सारी फैमिलीज, जो कि आजकल आपको पता है कि काफ़ी चीज़ों पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बट ऑन दिस वन पॉइंट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। वो सेलिब्रेशन अब आई एम सॉरी टू से थोड़ी सी रेयर होती जा रही है। तो क्रिकेट प्रोवाइडेड, जब हार गए थे पिछले वाले मैच में तो हमने वो तफरीक और वो डिवीजन क्रिकेट में भी देखी, क्योंकि कुछ हमारे सियासतदान हैं बस जिन्होंने जैसे कहते हैं ना दूध में मेंगनियाँ डालनी होती हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई ऐसा कमेंट करना होता है जिससे उनकी अपनी ही सोच की अक्कासी होती है। तो वो इसको किसी की नहूसत से रिलेट कर रहे थे। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई मतलब जो कह रहा है लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे ना, यही तो बातें हमने नहीं करनी। मगर ये बातें होती हैं जिससे, ये हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि ये बातें होती हैं जिससे किसी भी सिचुएशन में इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह जो लकीरें पड़ चुकी हैं उनको आप और खुरच कर गहरा क्यों करने पे तुले हुए हैं। तो लिहाजा मतलब अगर ये एक स्पिरिट जो था कल जीत के बाद का, उसको बरकरार रखा जाए तो क्या ही बात है। मतलब कि और इतनी टेंशन है ज़िंदगी में और दुनिया में कि एटलीस्ट ये वाली टेंशन तो ख़त्म करो ना कि हर चीज़ में एक दूसरे को अपोज करना है। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर इन मोर देन क्रिकेट। ज़रूरी नहीं होता के अलावा भी सियासी एंगल निकालना। अच्छा बाय द वे, ये हम किसके, मकबूजा कश्मीर के हैं? हाँ, मकबूजा कश्मीर के, बिल्कुल। कुछ वहाँ भी बड़ी सेलिब्रेशंस हुई और वहाँ बाय द वे सेलिब्रेट करना लिटरली लाइफ एंड डेथ का मामला होना स्टार्ट हो जाता है। बट ऑफ कोर्स जब खुशी इतनी हो और क्या मैच था तो सेलिब्रेशंस उधर भी। आपको पता है कि जब इस तरह से पाकिस्तान मैच हराता है भारत को, तो मकबूजा कश्मीर में लोगों के हालात और उन पे ज़िंदगी और तंग कर दी जाती है भारतीय फ़ौज की तरफ से। सो आपने देख ही लिया, वहाँ जो हमारे मकबूजा कश्मीर में बहन भाई हैं जो अपने आप को दिल से पाकिस्तानी मानते हैं, कहते हैं, वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे पाकिस्तान की जीत की खुशी में, फिर उन पर और ज़्यादा मज़ालिम ढाए जाते हैं। और ये सब जानते हुए भी आप जज्बा देखिए कि इसके बावजूद उन्होंने आतिशबाजी भी की, नारे भी लगाए और पाकिस्तान के परचम भी लहराए। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी हु वॉच्ड एंड हु डिड नॉट वॉच इवन मैच एंड हु सेलिब्रेटेड और इवन इफ दे डिड नॉट सेलिब्रेट। देखिए हम तो अभी तक सेलिब्रेट ही कर रहे हैं क्योंकि आज हमने रंग भी कुछ ऐसे ही चुने कि दिल चाह रहा था कि हर चीज़ लिटरली, आज तो अगर झंडा भी पहन सकते ना तो पहन लेते। बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। खासतौर पर पहला पाकिस्तान इंडिया का मैच जो था वो भी मैच पड़ा था लेकिन वी कुडंट विन, बट इसमें हमने बड़ा डिसाइसिव तरीके से बता दिया
के who's अच्छा, the बस better एक team लाइन and में who कहना lose. चाहूँगा कि अब जब भी भारत के साथ मैच होता है ना, तो वो उस मैच को ना भूला करें जो हमने भारत को 10 विकेटों से हराया था। और वो जो था दिल ना चाह रहा मैच, था वैसे उसका कल वो repeat जो हो मैच जाए। था ना, वो शाहीन की वो परफॉर्मेंस भी याद आती है। वो मैच बड़ा डिसाइसिव था। हमें लगता है कि हमारी कौम का और हमारी टीम का टेम्परामेंट चेंज करने के लिए, क्योंकि उससे फिर भारत की जो साइकोलॉजिकल बर्तरी अगर थी कहीं हमारे लड़कों पर या हम पे भी, वो खत्म हो गई थी। वो वो effectively- बैरियर्स टूट गए थे। वो इफेक्टिवली वैसे कल भी खत्म हो गई थी। नहीं, वो तो उस दिन खत्म हुई ना, तो खत्म उसके हो बाद गई कोई थी, भी exactly, सिचुएशन मतलब आए, उसके बाद वो उसके बस बाद बात cement कोई हो भी रही है। सिचुएशन आए, फिर वो कहते हैं ना, ले आओ जी फिर। अच्छा, अब वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। ऑब्वियसली एक सैलाब का सिलसिला जो है वो भी बड़ा ही खतरनाक हुआ है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, उस पर बात करेंगे। बट वी विल कम बैक टू क्रिकेट, क्योंकि कुछ क्रिटिकली एनालाइज करने की चीज़ें हैं, जैसे कि हमने 180 तक टारगेट बनाने क्यों दिया, तो इस पे भी थोड़ा सा फखर जमान की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। It was थोड़ी not a सी good day for him ये yesterday, to कुछ be बातें honest. हमें करनी होंगी, फिर but नवाज later तो on. आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे भारतीय टीम के लिए, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमने बात करनी है, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। पहले ज़रा अब मुल्क के जो हालात हैं, जो ख़ासतौर पे सैलाब के हालात हैं, बाय द वे कल एक छोटा सा जल्जला भी आया है, आपको पता है, तो वो भी एडेड टू इंजरी, सारी सिचुएशन हुई, उस पर भी बात कर लेंगे। मुल्क भर में जा बजा तबाही की दास्तानें जो हैं वो छोड़ने के बाद अब सैलाबी रेला सिंध के ज़ेरी इलाकों में बिल्कुल आ चुका है, बल्कि तबाही मचा रहा है, आप तो ये समझ लें। So in और case आपको- anybody is wondering ना कि सैलाब आया गुजर गया, नहीं, This is ऐसा an कुछ भी नहीं ongoing है। phenomena। ये आगे बढ़ता जा रहा है पानी, ये खेत खलियान आबादियां तबाह करके बहाकर अपने साथ लेके जाता जा रहा है। आपको बताएं कि मंछर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और झील में पानी की सतह 25 फुट हो गई है। इतवार की सुबह कट लगाया तो पानी की सतह जो थी वो 23 फुट थी, और उसके बाद सोचें और ज़्यादा बढ़ गया है। और सूरत हाल देखकर मंछर झील के मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला भी ये किया गया एशिया है। की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है बाय द वे। Yes, सो absolutely. ये सारी सूरत हाल है। कट लगाने से सेवन की बड़ी आबादी मुतासर होने का जाहिर है, कट लगेगा, झील का पानी कहीं जाएगा तो वो इर्द गिर्द आबादियों को Divert मुतासर करने की करेगा। basically बात हो रही इससे है ना पहले पानी सुबह को। सेवन शहर बचाने के लिए यूसुफ बाग के मकाम पर कट लगाया गया था। पानी की सतह बढ़ने से पहले 5 यूसीस के सैकड़ों देहात खतरे में थे। अब इससे भी ज़्यादा आबादी खतरे की जद में आ गई है। सिंध में आपको बताएं कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस दौरा भी कर रहे हैं। वज़ीर आला कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब की कोशिश है कि भान, सईदाबाद और सेवन शहर को बचा लिया जाए। सैलाबी सूरत हाल के बायस कच्चे के कई देहात और हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। महकमा मौसमियात ने सिंध में मज़ीद बारिश की, या अल्लाह अब रहम कर दे, पेश गोई कर रखी है। अच्छा, बाय द वे तो फिर आपको ये भी बता दें कि हल्की हल्की कल रात को बारिश हुई है कुछ मकामात में। अगर हम सिर्फ कराची का ही आपको बता दें, और आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में एक स्ट्रेच था जिसमें हल्की हल्की, बिल्कुल ड्रिजल ही कह लें, लेकिन आई एम सॉरी, अब तो ड्रिजल भी होती है ना तो कुछ पता नहीं होता आगे क्या होना है। जल्दी से मैंने अपना फ़ोन उठा लिया कि अभी तो कोई ऐसा फोरकास्ट था नहीं, और फ़ोन नहीं बता रहा था, लेकिन इट हैपेंड, तो थोड़ी सी ड्रिजल। अगर ऐसा हो गया तो सिंध में सैलाब में घिरे शहरियों की मुश्किलात सर्टनली मज़ीद बढ़ेंगी, जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ अब बारिश का कोई मज़ीद स्पेल ना आए, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल में हैं लोग, और मज़ीद मुश्किल बर्दाश्त शायद करने की अब सख्त और हिम्मत रही नहीं है। यासिर फारूकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैरपुर से, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। यासिर, एग्जैक्टली बताइए कि आपके इर्द गिर्द देहात, गाँव, शहर, इलाके क्या सूरत हाल है? पानी उतरा या अभी भी तबाही मचा रहा है? लोगों को किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी अब्दुल्ला, बारिशों में जो सबसे ज़्यादा मुतासरा अज़ला हैं उनमें खैरपुर भी शामिल हैं, जहाँ बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 70 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं, जिनमें 27 बच्चे और 15 ख़वातीन भी शामिल हैं। खैरपुर का पहले शहर की बात करें तो शहरी इलाकों में ही मरकज़ी शाराएँ ऐसी हैं जहाँ अब भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है। अगर हम दही इलाकों की बात करें, तहसीलों की बात करें तो गम्बट है, कोडेजी है, फैज़गंज है, वो तहसीलें हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इनमें गांव देहात हो, सरकारी अमलाक हो, कुछ भी हो, वहाँ पे 10-10 फुट से ज़ायद पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर गए हैं, और वो बेयारो मददगार जो है ऊंचे मकामात पे, महफूज मकामात पे मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें वहाँ पे कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका है।
ख़ास तौर पे जो उनकी पहली ज़रूरत है, उनका कहना है कि उन्हें टेंट फराहम किए जाएं, क्योंकि अब यहाँ शदीद गर्मी हो गई है। दिन के वक्त अभी भी आप देख रहे होंगे सूरज निकला है। इस तपती धूप में वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठे नज़र आ रहे हैं, जो इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी, तपती धूप में खुले आसमान तले बैठने पे मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जिन टेंट्स की ज़रूरत थी, जिस खुराक की ज़रूरत है, माल मवेशी भी सर्टनली बह गए हैं, हलाक हो गए हैं, पहुंच रहा है इमदाद का सामान यहाँ पर, लोग हैं यहाँ पे। खास तौर पे अगर कोई फिगर्स हो, कोई नंबर्स हो आपके पास कि कितने घर तबाह हो गए हैं और कितने लोगों की, मतलब हम तादाद की बात कर रहे हैं, तो क्या तादाद होगी लोगों की जो बेघर हैं और ख़ास तौर पे जिनको टेंट्स की भी ज़रूरत है? देखिए, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैरपुर ज़िले में 1,20,000 जो घर हैं वो गिरे हैं, जिनमें 40,000 मकानात जो ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे गिरे हैं, जबकि 80,000 मकानात ऐसे हैं कि किसी की छत गिरी है, किसी की दीवार गिरी है। इसी तरह तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं, जो महफूज मकामात पे मुंतकिल हुए हैं, लेकिन वो खुले आसमान तले बैठे हैं। पानी से तो वो बच चुके हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ खाने पीने की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ना ही उन्हें खैमे और टेंट फराहम किए जा सके हैं। रात का वक्त हो तो उन्हें मच्छर परेशान करके रख देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, पूरे मुल्क से इमदादी सामान इकट्ठा भी हो रहा है, लोग पैसों की सूरत में भी मदद कर रहे हैं, मतलब अब तो सियासी रहनुमा भी टेलीथॉन्स कर कर के पैसे जमा कर रहे हैं, या इतनी NGOs भी काम कर रही हैं, तो खैरपुर में ये सामान क्या किसी ने तवज्जो नहीं है, यहाँ पे पहुँच नहीं रहा या पहुँच रहा है और ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वो आटे में नमक के बराबर है? क्या है इमदाद की सूरत हाल? बिल्कुल अब्दुल्ला, सूरत हाल यही है कि जो भी रिलीफ का काम है वो आटे में नमक के बराबर नज़र आ रहा है। पहली तो सूरत हाल ये है कि खैरपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के रोड रास्ते ख़त्म हो चुके हैं पानी की वजह से। पूरे गांव ऐसे हैं जिनको पानी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहाँ पे सिर्फ आप कश्ती के ज़रिए पहुँच सकते हैं। कश्तियों की भी कमी का सामना है, जिसकी वजह से वहाँ इमदाद नहीं पहुँच पा रही है। हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इमदाद की जा रही है, जहाँ से मीडिया की आवाज़ आती है या जहाँ से अप्रोच होती है, वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। काफ़ी मुखैर अफराद, NGOs भी हमने आती देखी हैं, जो ना सिर्फ खैरपुर बल्कि दीगर जितने करीबी अजला हैं वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस हवाले से कोई एक मैप भी नहीं बनाया गया है। कई ऐसी हमने जगहें पर देखी हैं कि जहाँ पर 3 वक्त का खाना एक वक्त पहुँच जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जहाँ 3 दिन तक एक वक्त का खाना नहीं पहुंच पाता है। तो इस हवाले से भी सूरत हाल। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा जी, ये भी बताइएगा कोई हेल्थ कैंप वगैरह भी लगाया गया है? क्योंकि हमें काफ़ी जगहों से हमने ये अनाउंसमेंट्स सुनी हैं कि कोई हज़ारों की तादाद में सिर्फ खैरपुर नहीं और भी इलाकों में हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे, डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्किन की, जिल्द की ख़ास तौर पर, पेट की बीमारियाँ, ये सारी बीमारियाँ भी बहुत फैल रही हैं। जी बिल्कुल, तमाम अजला में इस हवाले से हेल्थ कैंप जो है कायम किए जा रहे हैं, चाहे वो शहरी इलाके हों या दही इलाके में हो, जहाँ पे जिसकी अप्रोच हो रही है। जो मुखैर अफराद भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मैंने देखा जो पंजाब से आ रहे हैं, वो अपने साथ डॉक्टर्स भी साथ लेके आ रहे हैं, वो हेल्थ कैंप भी लगा रहे हैं। खैरपुर में तकरीबन 50 से ज़ायद हेल्थ कैंप हमने देखे हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर अब तक लगाए गए हैं। सक्खर में भी इसी तरह के हेल्थ कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन इलाकों में अप्रोच नहीं हो पा रही है पानी होने की वजह से, वो लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो उन्हें खाने पीने की किल्लत का सामना है, दूसरी जानिब उन पे पास टेंट नहीं है, तीसरा उनके बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। वो इस हवाले से भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं और वो ज़िला इंतज़ामिया खैरपुर और हुकूमत सिंध से अपील कर रहे हैं कि जहां तक NGOs और मुखैर अफराद जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे ज़िला इंतज़ामिया पहुंचे और उनके हवाले से जो भी बंदोबस्त है, जो भी सहूलियात है, उन्हें पहुँच के फराहम करें। यहाँ लोगों से अपील तो करेंगे ही कि वो पहुँचें, साथ ही साथ हुकूमत सिंध से हम गुजारिश करेंगे कि खुदारा सिंध में हम मानते हैं, जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई है, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते तो NGOs को यहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कराची जैसे शहर से अगर लिटरली एक कॉल की ज़रूरत होती है और लोग कर ही रहे हैं। किसी भी NGO को आप उठा के देख लें, अल खिदमत देख लें, JDC देख लें, अखुवत देख लें, दीगर इतनी तवील फहरिस्त ईदी फाउंडेशन देख लें, सब लोग काम कर रहे हैं, बात सारी वही है कि पैसे दे रहे हैं। इन्फॉर्म करें, क्योंकि चीज़ें भी आ रही हैं, एड भी आ रही है, पैसे जो भी ज़रूरियात हैं, जिन चीज़ों
कि जमा हो रहा है, इट नीड्स टू बी सेंट और रीच द राइट प्लेस। तो अगर आपके इलाके में नहीं है तो यकीनन फिर वो कांटेक्ट करने की बात है और इन्फॉर्मेशन देने की बात है कि इधर भी लोग हैं और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इन अजला के जो जिला इंतजाम और अफसरान हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि यहाँ पे यासिर फारूक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे थे कि अभी तक जितनी मदद पहुँचनी चाहिए नहीं बहुत कम है और बहुत कम भी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि सिंध में सैलाब मुतासरीन की मजमूई सूरत हाल क्या है, कुछ आदाद शुमार हमारे साथ शेयर करें। कितने लोग बराह रास्त मुतासर हुए और माली नुकसान का अब तक तखमीना लगाया गया है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। इस वक्त सिंध के 23 अजला मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और दिन ब दिन जैसे ही सैलाबी पानी का रेला मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है और इस तरह से जो है जिस शहरों में आ रहा है तो उस शहरों में मजीद तबाही हो रही है। इस वक्त जो है आप ये जो पहला सवाल था कि जी कितना इस वक्त नुकसान हुआ, जी नुकसान का तखमीना लग रहा है और नुकसान जो है क्योंकि लोगों के घर तबाह हुए हैं और लोगों की जो क्रॉप्स है, सबसे कीमती लोगों की चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और ये बिलियंस ऑफ रुपीस की क्रॉप्स हैं जो कि पूरे सूबे में हैं और बिलियन से भी ऊपर का होगा ये। और इतने ही लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान हुए हैं, लोगों के माल मवेशी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस वक्त लोग जो है वो सीरियस तकलीफ में और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए। जो फर्स्ट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो है रेस्क्यू को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ कि जो जहाँ पे फंसा हुआ है उसको वहाँ निकाला जाए। रेस्क्यू के बाद जी इमीडिएटली उनको रिलीफ दिया जाए। जब रेस्क्यू और रिलीफ का ये अमल ये हमारा जारी रहेगा गवर्नमेंट का जब तक ये पानी निकल नहीं जाता और जैसे ही पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा उसके बाद जो है फिर काम शुरू होगा कि रिहेबिलिटेशन का। तो ये है इस वक्त मुकम्मल सूरत हाल। अच्छा शर्जील साहब, अब सर्टनली सैलाबी रेलों का रुख समंदर की जानिब है, इसीलिए सिंध में तबाही का सिलसिला लिटरली जारी है, लेकिन रास्ते में हर रोज़ एक नई आबादी के मुतासर होने की खबर आती है। इन्हें बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? मतलब बाज़ इलाकों को तो क्या कहें कि दूसरों को बचाने के लिए या बड़े शहरों को बचाने के लिए छोटों को डुबाया जाता है, मे बी बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। क्या इलाके खाली कराना ज़रूरी नहीं है? देखिए जी, इलाके खाली कराए जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे खदशात बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं आपको मंचर झील का बताऊं। मंचर झील जब ओवरटॉप करना शुरू हुई तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे कि या तो अगर वो ओवरटॉप होती तो इसका नुकसान पहुंचता सेवन शहर को और भान सईदाबाद को, और सेवन शहर की अपनी आबादी जो है वो 3 लाख तक की है और भान सईदाबाद की भी आबादी, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होता। फिर इसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि 5 उसको कट लगाया गया और कट लगा RD14 पे कट लगाने के बाद 5 यूसीज जो है उनको जो है इवैक्यूएट करवाया गया और 5 यूसी में हर एक यूसी की आबादी जो है इस वक्त वो है 25,000, तो 5 यूसीज की जो पॉपुलेशन है वो 125,000 उन लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फैसला जिस तरह किया उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के अपना गांव और अपनी यूसी वो भी शामिल थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रायोरिटी ये दी कि जी 7 शहर में क्योंकि आबादी ज्यादा है उसको बचाया जाए। उन्होंने अपने गांव और अपने जहाँ पे उनका अपना घर है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया कि भले जी इस पर पानी आ जाए। तो गवर्नमेंट जो है जहाँ जहाँ पे इस वक्त पानी रेला समंदर जा रहा है और जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि जहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, आबादी को भी और उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। राइट मेमन साहब, अब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें शायद दे सकते हैं। जनूबी पंजाब की तरह सिंध में भी कई शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाकों के बासर अफराद और हुकूमती शख्सियात ने अपनी जागीरें बचाने के लिए हिफाजती बंद जो है वो तोड़कर गरीबों की आबादियाँ जो हैं डुबो दी हैं। तो इस किस्म की न्यूज़ हमारी तरफ पहुँच रही है, ये शिकायत आप तक भी पहुँची होंगी, तो क्या कोई तस्दीक या तरदीद हो सकी है अब तक? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसमें थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूंगा आपको। जुनूबी पंजाब को पता नहीं, मुझे सिंध का पता है। सिंध में कोई एक भी ऐसा बासर शख्स नहीं है। मैं इससे बड़ा आपको क्या मिसाल दे दूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने भी अपना गांव, अपनी जमीनें, अपना घर डुबो दिया और सोचा कि 7 शहर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये तो इसकी छोटे में छोटी मिसाल इसकी यही है। दूसरी ये कि ये प्रोपेगेंडा मेकर्स मौजूद है। जब कोविड की सिचुएशन हुई थी और कोविड में सिंध लीड कर रहा था
तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर भेजे सिंध में और उन्होंने कारोबारी लोगों को उकसाने की कोशिश की कि जी लॉकडाउन खत्म किया जाए। एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई। इसी तरीके से जो लोग गैर इंसानी मैं समझता हूँ कि ज़हनियत रखते हैं, जो कि ऐसे मौके पे भी कोशिश करते हैं कि ब्लेम गेम्स और इस तरह की प्रोपेगेंडास किया जाए, वो प्रोपेगेंडा गेम्स उनकी जारी हैं। कोई एक भी ऐसा बासर शख्स नहीं है, कोई एक भी इसको मिसाल मौजूद नहीं है कि जिसने अपना घर बचाने के लिए या अपने कोई प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी गरीब को उसने डुबोया हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और मैंने इसका इतने बड़ी मिसाल दे दी आपको चीफ मिनिस्टर सिंध का, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अब कोई और मिसाल बाकी नहीं रहती। बाकी जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनका काम, उनका बिजनेस सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चलता रहता है, वो करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत जरा ये है कि ऐसे मौके पे जब आप देख रहे हो कि कयामत सुगरा हो, लोग डूब रहे हो, लोग परेशानियों में हो, कोई भी जो है वो एक अच्छा इंसान जो है वो इस तरह की सोच भी नहीं रख सकता कि अपने आप को बचाए किसी और को डुबोए। शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो चीफ मिनिस्टर साहब की ही एग्जांपल दे के कह दिया कि किस तरह उन्होंने अपना जो गांव है वो हल्का जो है वो जाने दिया है और 7 को बचाने के लिए। लेकिन ऐसी खबरें आ तो रही हैं वैसे। अच्छा जी, सैलाबी रेलों की सूरत हाल ये है कि सैलाबी रेलें मज़ीद इलाकों में फैल रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि इस वक्त जहाँ बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से कल सवात में एक बड़ा अहम पुल जो है वो बहरीन और सवात वाला वो बहाल किया गया है पाक फ़ौज की तरफ से, पेशावर कोर की तरफ से। तो इतने कलील वक्त में वो कारनामा ही है लिटरली वो पुल बहाल करना, रास्ता बहाल करना। उसके बाद इधर की जो सूरत हाल है, जो बाकी मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान और सिंध, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। यहाँ बहुत मदद की ज़रूरत है। यहाँ 20-20 फुट अभी भी गांव ऐसे हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें बाहर के मुल्कों से जो इमदाद मिल रही है उसमें जैसे फ्रांस ने एक पुल जो है वो देने का पूरा वादा किया है, जो कि कुछ दिनों में बहरी जहाज़ के थ्रू पाकिस्तान पहुंच भी जाएगा। बहुत लंबा सा पुल है। दूसरा ये कि वाटर पम्प, सम 80,000 वाटर पम्प्स जो उन्होंने कहा है कि हम डोनेट करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनकी एक्चुअली इवन बिफोर दिस डिज़ास्टर इन चीज़ों की ज़रूरत थी पाकिस्तान में। और अगर इमदाद में ये चीज़ें आए, सही जगह लगें, उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए, उनको मेनटेन किया जाए, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। तो अब जो इमदाद आ रही है उसको सही तरह उसकी यूटिलाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। यूटिलाइजेशन हो और उसके बाद उसको रखा भी जाए आइंदा वक्तों के लिए संभाल के, मतलब वो फिर स्क्रैप में बिक ना जाए ये चीज़ें जो इमदाद में आ रही हैं। अल्लाह माफ़ करे। फिर क्या करें, पता है हम इतना नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहते, लेकिन यही होता रहा है ना। अब नहीं होगा, होपफुली। ब्रेक ले। तो अभी हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इतना मजा आता है ये कहने का कि एशिया कप में, प्लीज मुझे लाइन करने दें कि एशिया कप के दूसरे टाकरे में पाकिस्तान ने इंडिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बस इतना काफी। अच्छा, अब हमने इतने ओवर द इयर्स हमने इतनी हेडलाइनें पढ़ी हैं, सुनी है, धूल चटा दी, मात दे दी, ढेर कर दिया, मतलब ज़हन फिक्स हो गई है। बस इतना ही कहने में दिल को इतनी तस्कीन जिसको कहते हैं ना, मतलब क्या ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स हैं कि अब इतनी डिटेल क्या देना, बस ये इनफ है कि हम जीत गए। एक और भी याद आ रहा है कि भारतीय सुरमाओं को पाकिस्तानी शाहीनों ने दबोच लिया। वैसे फीलिंग आती है ना, दबोच लिया वाली। You want to use the strongest terminology, लेकिन अभी तो हमने आपको बड़ा सिंपली ऐसे बता दिया। तो बड़ा जी सनसनीखेज मुकाबला था और उसके बाद पाकिस्तान ने जीत जो है वो इंडिया से, टू बी ऑनेस्ट, इसी तरह ही था कि वो छीन ली, बिकॉज इतना कोई क्लोज कॉल मैच समझ तो वो रहे थे कि शायद हमने इतना स्कोर बना लिया है तो हम जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सका। लेकिन हमें तब भी यकीन था कि इंशाल्लाह हम ये, पता नहीं मुझे तो इस मैच से पहले से यकीन था कि 200 भी हो जाएगी मैच हम जीतेंगे। घर में ऑलरेडी बता दिया था कि एवरीथिंग विल गो इन पाकिस्तान फेवर इंक्लूडिंग द टॉस। मतलब मैं इतनी क्लियर पॉइंट हूँ कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि टॉस भी हम जीतेंगे और मैच भी हम जीतेंगे। सो अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट गोज टू मी। और मैंने तो अभी ओवर द वीकेंड जश्न क्रिकेट में भी एक शहजाद ने सवाल किया था, तो मैंने कहा था भाई 90% पाकिस्तानियों को यही लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो आई वाज 100% श्योर कि इंशाल्लाह ये मैच हम जीतेंगे। अच्छा जी, 182 रन्स का टारगेट तो तगड़ा था। शुरू में तो बहुत लगा, शुरू में लिटरली 5 ओवर में जब 50 से ऊपर बन गए ना तो फिर थोड़ी सी टेंशन हुई थी, थोड़ी ज़्यादा टेंशन हुई थी। और वो जो आखिरी ओवर में 8 रन वो तो लिटरली इजाफी थे। खैर
फ़खर की परफॉर्मेंस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम आपको बता दें कि 182 रन के ताक़ुब में रिजवान एक बार फिर डट गए, 71 रन की जारहाना इनिंग खेली। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, तालियां, स्पेशल तालियां भाई मोहम्मद नवाज़ के लिए, क्योंकि लिटरली अगर जिस तरह से उन्होंने खेला वो उस वक्त ना खेलते तो हम वो उस लेवल पे ना आते। आपको पता है ना, हर थोड़ी देर बाद वो कंपैरिजन भी दिखा रहे होते थे और कि इंडिया इस वक्त स्टेज पे था, पाकिस्तान इस वक्त स्टेज पे है। Nobody was expecting him to come. इसलिए इस फैसले की भी तारीफ होनी चाहिए कि ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, बड़ा उस वक्त जज करते हुए सिचुएशन को कि किसको भेजना चाहिए और मोहम्मद नवाज को भेजा गया। सो हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल। बाबर होंगे या मतलब बाबर नहीं किया होगा या किसी और ने, whoever made that decision। और लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा अच्छा हमारे लिए काम किया। चौथे नंबर पर आए 20 बॉलों पर, इमेजिन 42 रन की इन्होंने इनिंग खेली और आखिर में फिर आसिफ अली और खुशदिल शाह ने जिस तरह दिल को खुश किया और फिर पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया। अच्छा इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल तो इंजी भाई, ऑब्वियसली अब हाई वोल्टेज मैच में ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो थी वो सामने आ गई और जब 182 रन का टारगेट मिला तो आपको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है? वैसे आपको तो लग ही रहा होगा कि किसी भी सिचुएशन में हम जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस समय 182 रन का था हमें यकीन था कि यकीन नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान की बैटिंग पे कि अगर टॉप ऑर्डर स्कोर करती है तो अच्छा स्टार्ट देती है तो पाकिस्तान इस ग्राउंड में, इस पिच पे, इस कंडीशन पे ये वाला स्कोर कर सकता था। और क्रेडिट देना चाहिए कि जी जिस तरह की रिजवान ने बैटिंग की है और स्पेशली नवाज़ ने आके बीच में जिस तरह की बैटिंग की है तो इससे टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिला और पाकिस्तान के लिए रन्स चेज़ करना, पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि जिस तरह 4-5 पहले ओवर ही महसूस होना शुरू हो गया था कि ये पाकिस्तान स्कोर कर देगा। अच्छा इंजी भाई, हम 3 मैचेस से देख रहे हैं कि बाबर का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन चलें फिर भी बेहतरीन हम कल नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी द फैक्ट इज़ कि ही इज़ सॉर्ट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। अगले मैचेस में इनका फॉर्म में होने का प्रेशर होगा इन पे, आपको लगता है? बिल्कुल, पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है, पाकिस्तान का टॉप प्लेयर नहीं वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है और जिस टाइम वो स्कोर नहीं करेगा 200 से 3 मैचों में उस पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा। और क्योंकि लोगों की तवक्कुआत उससे इतनी है कि उसने इतना परफॉर्म करके दे रखा है, तो अगर स्कोर नहीं करेगा और स्पेशली 2 बड़े मैच बीच में आ गए हैं, 2 इंडिया से जो उनसे मैच हुए उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो भी रियलाइज़ करता होगा कि जी मेरे से लोग तवक्को करते हैं, मुझे परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और इंशाल्लाह जो आके, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है बैड लक हुई है कि वो स्कोर नहीं कर सका, तो आगे वाले जो उनसे मैचेस हैं मुझे उम्मीद है कि वो बड़े अच्छे स्कोर करेगा, सारी रिकवरी अपनी जो पीछे वो कर लेगा वो। चले इंशाल्लाह, एवरीबडी हैज़ अ गुड एंड अ बैड डे और अ फ्यू डेज। इंजी भाई, अब अपने बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी मैच जैसे जीता और अफगानिस्तान की फॉर्म को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इंडिया के कितने चांसेस हैं फाइनल में जाने के? देखिए, इंडिया इन कंडीशंस की है ना, बड़ी टीम है, उसके पास बैटिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसमें कोई शक नहीं वो श्रीलंका को और अफगानिस्तान को हरा सकती है और आके फाइनल में आ सकती है। सो उनको ये नहीं करना चाहिए कि आज का मैच हारे हैं। आज भी क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। जिस तरह पहले मैच में फतह इंडिया को मिली थी, आज पाकिस्तान को मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी इंडिया की टीम फाइनल में नहीं आ सकती या जीत नहीं सकती। मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, हम ज़रा पॉजिटिव्स की बात करेंगे। एक टीम, एक यूनिट हमें बड़ा अच्छा नज़र आता है चंद लम्हात के अलावा। ओवरऑल आपको पता ही है हम बड़े टफ कॉम्पिटिशन्स में मैच निकाल रहे हैं। आने वाले वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में यकीनन कोई ना कोई टीम हमारे सामने टिक सकती है। क्या लगता है आपको कि हम हैं इस वक्त इस पोजीशन में कि हम T20 का वर्ल्ड कप लिफ्ट कर सकें? नहीं, इंशाल्लाह इसी तरह सूरत-ए-हाल रहे। लड़कों ने कोई शक नहीं कि जी प्रेशर वाली सूरत-ए-हाल में पहले मैच में बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी कि वहाँ शॉर्ट स्कोर पे जिस तरह बॉलर्स ने टेम्परामेंट दिखाया था वो काबिल दीद था। आज जिस तरह बैट्समैनों ने प्रेशर में स्कोर किया है ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इसी तरह की क्रिकेट खेलता रहा तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह। थैंक यू इंजी भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत और शुक्रिया। अभी दिल नहीं भरा
हाँ। मैच की बात करने के से या फिर फिर मनाजिर देख के एंजॉय करने से। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सिकंदर? एक सवाल हाँ। पहले तो बिकॉज ये एक चीज़ जो है, गुड मॉर्निंग, एक चीज़ ये अड़ी हुई है और जितना भी हम सेलिब्रेट कर लें, जश्न मना लें, लेकिन ये इस बात पे भी बात होनी चाहिए कि हाउ डिड वी लेट इंडिया मेक सच अ स्कोर। मतलब ऑब्वियसली हमने चेस करना था, हम जीत गए, वेरी नाइस, लेकिन 182 मतलब वहाँ तक पहुँचाया कैसे? ये देखो, सबसे पहले तो अब्दुल्ला, आपने खाना खिलाना था, आपने वादा किया था। जी बिल्कुल मुझे याद है, हमने वादा किया था, क्योंकि मुझे तो देखिए मुझे पूरा यकीन था। आप ये भी सोचिए, आप ये भी याद करें कि मुझे पूरा यकीन था और उस होशो हवास में रहते हुए मैंने वादा किया था। सो लेट्स मेक अ प्लान लेटर सिकू। और आपने उन मेहमान को भी बुलाना जिन्होंने कहा था कि मैं भी आऊंगी, तो आप अच्छा, सीम्स लाइक कि आप मेरे से ज्यादा उनके साथ खाना खाने में इंटरेस्टेड हैं। नहीं, हेलो, हमें भी शामिल करें, मतलब पूरी टीम है इसमें अब्दुल्ला, यू हैव टू टेक एवरीबॉडी आउट। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि जी पाकिस्तान, देखें उन्होंने पहला मैच था, उन्होंने हम पे हमला किया शॉर्ट बॉल पे, आते ही शॉर्ट बॉल्स कर दिए और वो भी ऊंचे वाले किए। हमारे क्रिकेट में जो ऊंचे, देखें कल नहीं हुए, उस दिन हुए ऊंचे बाउंसर्स, इसलिए कि आज थोड़ी सी स्लो थी तो वो इतने ऊंचा आया नहीं और खूब मार खाई है पांड्या ने, जिन्होंने बड़ी अच्छी बाउंसरिंग की, 4 ओवर में 44 रन दे दिए। तो ये उन्होंने अटैक किया था। इस दफा रोहित शर्मा ने ये किया कि उन्होंने हमारे बॉलर्स पे अटैक कर दिया। पहले ओवर से उन्होंने छक्के मारने शुरू कर दिए। तो मैंने उसी वक्त मेरे इनसी का यही था कि हम लोग साथ ही बैठे हुए थे कि यार देखो इनका ये प्लानिंग है इस साथ। तो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये हम पे अटैक किया, मगर लड़कों ने उसको होल्ड कर लिया था। उन्होंने 10 ओवर के अंदर तकरीबन 93 रन कर लिए थे। 93 उन्होंने कर लिए थे 10 ओवर में, इतनी तेजी के साथ खेले। और पहले 50 रन जो थे उनके 4 ओवर में हो गए थे। ऐसा उन्होंने अटैक किया था जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। मगर उसके बाद हमने उन्हें पकड़ लिया था, मगर कुछ फाजिल रन जो थे, जिन्हें हम एक्स्ट्रा कहते हैं, हमने अच्छे खासे एक्स्ट्रा करा दिए थे। और हमारे जो एक्स्ट्रा थे कोई 14-15 रन के एक्स्ट्रा थे, जिसमें से अगर आप उनको आधे भी कर दें तो और प्लस जो मिस फील्ड हुई है आखिरी ओवर में, तो वो मिला के हमने तकरीबन 15-16 रन हम ज़्यादा उनको देते। अदरवाइज तो फखर के बारे में बात हो रही है, किसी का भी वैसे बुरा दिन हो सकता है, लेकिन फखर ने कल मिसफील्ड की भी बात कर रहे हैं, फिर वो पता ही आपके सामने क्या होता रहा। सो बस एक बुरा दिन था उनका, या फिर आपको लगता है कि ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और बातों पे उनको लेकर? हर क्रिकेटर के साथ हो जाता है, उनका बुरा दिन था। मगर ये जो कल का टर्निंग पॉइंट था, वो कहते हैं ना कि वो कौन था जिसने नवाज को ऊपर भेजा। आप लोगों ने भी ये सवाल किया, यही सवाल हम कर रहे थे। जिसने भी ये फैसला किया, समझता हूँ कि उसको वेरी मैनेजमेंट बाबर ने सब कह रहे हैं मिलकर ही ये फैसला किया, और वो क्या ज़बरदस्त फैसला। जहां हम कप्तानी के बुरे फैसलों पे तनकीद करते हैं, वहां अच्छे फैसलों की सर्टनली बहुत तारीफ भी करनी चाहिए, एंड वी आर डूइंग दैट। अच्छा, ड्रॉप कैचेस पे भी बड़ी बात हो रही है, और खास तौर पे इंडिया की तरफ से भी आपने हमने भी छोड़े और हमने भी छोड़े, लेकिन उन्होंने तो, आपको पता है कि उनकी तो फिर नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग शुरू हो जाती है पे, तो जो वो ट्रोल किया जाता है, खास तौर पे वो अर्शदीप सिंह को बड़ा ही निशाने पे रखा, उसके ड्रॉप को, और साथ उसको तो खालिस्तानी करार दे दिया। मतलब दे गो टू अनदर लेवल ऑलटुगेदर। मुझे याद आया इससे पिछले मैच में, आपको याद है मोहम्मद शामी के साथ ये हुआ था। बिल्कुल। सो वो अगर खुदा न खास्ता कोई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला इंडिया में कोई बंदा ऐसा कुछ हो जाए उससे, उसके बाद तो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। उसके साथ हो गई थी कि बेचारे से, और पता है जिस टाइम वो कैच छूटा था ना, मुझे हम इतने, क्योंकि इनके एटीट्यूड को इतना भाप गए, मुझे लगा बस हमने सोच सब पता लग गया था कि अब तो ये गया। नहीं देखो, ये इंडिया की माजरत के साथ हमारे पड़ोसी हैं, मगर इंडिया में ये बहुत बुरी चीज़ हो गई है कि वो कोई मिनॉरिटी का बंदा कोई हरकत करके तो पीछे पड़ जाते हैं, हत्ता के जान तक लेने की वो कोशिश। दैट इज़ वेरी बैड, वेरी शेमफुल। इतना बड़ा मुल्क, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं अपने आप को, मगर ये इस किस्म की जो चीज़ है वो बड़ी ही शर्मनाक चीज़ है। और हमने ये बात उनके जो टाकरा में ये कही थी कि भाई आप हमें बार बार ये कहते हैं कि जी हमारे लड़के ट्रोलिंग करते हैं, हमारे लड़कों को प्रॉब्लम होती है। असल तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको याद हो कि जब कोहली के साथ रन्स नहीं हो रहे थे तो उन्होंने तो उनकी फैमिली तक को रगड़ दिया था, और ऐसी बातें की थी जो मैं नहीं कह सकता, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। वो बातें उन्होंने उनकी फैमिली के लिए, उनकी बच्ची के लिए कही थी जो कि शर्मनाक थी। इसके बाद रॉस टेलर ने जो अपनी किताब में लिखा कि वो जीरो पे आउट हुआ तो उसको 4 थप्पड़ मार दिए उसके फ्रेंचाइज ओनर ने। तो ये सारी चीज़ें भारत में हमारे यहाँ नहीं होती। हमने उनको बहुत ये बात बताने की कोशिश की, मगर वो ऑब्वियसली वो अपने एक धुन में मगन रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता। तो इट्स अ वेरी सैड थिंग, टर्निंग पॉइंट। अच्छा सिकंदर, साथ ही बाबर की परफॉर्मेंस पे भी बात कर लें।
बहुत से लोग हैं जो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत से लोग इस इंतज़ार में हैं कि यू नो पिक अप योर पेस, परफॉर्म ना हो, क्योंकि कुछ मैचेस का ही लीवे होता है, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल ही नज़र आ रही होती है। आप इसको किस तरह असेस करेंगे? देखिए, ये हर प्लेयर के हर टाइम आता है। बाबर इज अ वंडरफुल प्लेयर, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर आप कंपेयर करें रिजवान से, रिजवान की टेक्निक पे मुझे बड़ा रिजर्वेशन है, मगर वो सुपर खेला है। फुल मतलब मार्क्स देना चाहिए उसको, जिस तरह वो खेल रहा है, जिस तरह वो खेलता है T20 के अंदर, टीम को लेके चलता है, हर फेस में वो रन करता है, इज अमेजिंग। मगर उसकी आउटसाइड ऑफ स्टंप उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो टेक्निक है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश करता रहता है। बाबर इज अ परफेक्ट प्लेयर, वो दोनों तरफ अच्छा खेलता है और खूबसूरत खेलता है और बहुत बड़ा प्लेयर है। और उसकी जो जिस तरह हर प्लेयर पे एक बुरा वक्त आता है तो उस पे आया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ 3 इनिंग्स हुई है। इंशाल्लाह और फॉर्म नवाज वापस आ को, जाएगी। सिकंदर, नवाज को ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ और उसको जो भेज दिया, विच वाज अ वंडरफुल डिसीजन, और एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि क्यों इतना लेट लाओ, लोगों को पहले लेके आओ। किसका फैसला होता है ये? मतलब एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि ये फैसला किसका होता है? बिल्कुल, ये देखिए उन्होंने किया था, जडेजा को भेज दिया था ना लास्ट टाइम, जो 2 राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे थे, उसके लिए ऑफ ब्रेक हो जाता है, तो उन्होंने उसको फौरन भेज दिया कि लेफ्ट हैंडर है। यहाँ पर जिसने भी फैसला है कि उन्होंने ये होता है कि कप्तान होता है, ये जो कोच होता है या कोई सीनियर खिलाड़ी अचानक कह देता है, उसके जहन में आता है कि यार क्यों ना नवाज को भेज दें, तो एकदम से फैसला हो जाता है। एक छोटी सी मीटिंग हो जाती है, जल्दी से वो एक दूसरे से पूछते हैं और कहते हैं चलो नवाज तुम बैट कर लो, तैयार हो जाओ। इस किस्म के फैसले होते हैं, ये कई दफ़ा अल्लाह की तरफ से जो आपके जहन में आ जाते हैं। और इस वॉज द टर्निंग पॉइंट, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला था ये, और जिसने भी किया अमेजिंग फैसला तो अच्छा था, और फिर नवाज उस फैसले पर पूरा उतरे भी। मतलब द वे ही परफॉर्म्ड वाज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा सिकू, रिजवान पे हम बात कर रहे हैं, सर्टनली बड़ा जमकर खेले वो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है इससे पहले भी हमारे मुताद्दिद लड़के इंजर हो चुके हैं। मतलब रिजवान के फिर MRI तक की बातें हो रही थी कि जनाब इनको ज़रा, ही इज़ वेरी रिजिलियंट सर्टनली। पहले भी हमने देखा है, अब भी हमने देखा है कि बड़ा शॉकिंग लगता है जो उनके साथ होता है, और उसके बाद वो दोबारा खड़े हो जाते हैं और खेल रहे होते हैं। सो इन केस ऑफ एनी इंजरी, आपको पता है ये तो इंसान की जिंदगी के साथ ही है, डू वी रियली हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम? इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं इस पे तो लगता था कि कुछ बहुत ही सीरियस कोई सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल, हम सब डर गए थे इस बात पे कि हो सकता है कि उनको तो आगे लैंड किया है तो वो उनको कोई बहुत ही हैवी चोट आ ना गई हो। देखो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवारी मैदान, जब आप खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो चोट ही लगेगी आपको, आप ये नहीं हो सकता कि ना लगे, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। अब आपका सवाल ये है कि कौन रिप्लेसमेंट है, तो ये हमेशा जो है टीम के साथ एक रिजर्व विकेट कीपर जाता है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा ये दुबई है, 2 घंटे की फ्लाइट है, अगर खुदा ना करे कुछ होगा तो हम फ़ौरन भेज देंगे। तो हम भी कल ये जब ब्रेक हुआ था, हमें नहीं पता चल रहा था कि वो कम बैक कर रहा है। हम लोग ये सोच रहे थे, बातें शुरू कर दी थी कि कौन कीपिंग करेगा, कौन अच्छा कीपर है टीम में, खुदा ना करे ऐसे कोई चीज़ हो जाए तो फ़ौरन कम से कम 5-10 ओवर जो रहते थे उसके लिए वो कीपिंग करे। तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स को ये नहीं करना चाहिए। विकेट कीपर की हमेशा रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए। विकेट कीपर खासतौर पे ऐसा विकेट कीपर जो इतना वर्किंग विकेट कीपर हो, जो हद से ज़्यादा काम करता हो, जैसे कि रिजवान। बैटिंग भी वो करते हैं, अंदर इतने वो क्विक रहते हैं, लाइवली रहते हैं, वो हर एक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, पूरे मैच को कंट्रोल में रखते हैं कप्तान के साथ मिलकर। तो ही इज अ वेरी एक्टिव प्लेयर, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो हमें प्रोटेक्ट को भी रेस्ट ले लेना चाहिए यार। एक तो हर लड़के रेस्ट ले लेते हैं, रिजवान को चाहिए था कि वो भी एक आधे मैच 2-4 मैचों में रेस्ट लें ताकि उनकी देखें ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो उनको भी ये फैसला करना है। सर्टनली, बहुत शुक्रिया आपका सिकू, गुड डे, और बड़ा ही मज़ा आया ओवरऑल। होपफुली इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीते। अच्छा, हम ज़रा इससे पहले बात कर रहे थे ना, क्योंकि भारत में पता ही है हमें, मतलब इट्स अ वेरी अंडरस्टूड फैक्ट नाउ, जिस तरह की इंतहा पसंदी उनके माशरे में सरायत कर चुकी है, और द क्रेडिट गोज टू क्रेडिट और डिसक्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी।
अच्छा जी, पाकिस्तानी ख़वातीन मुआशी तौर पर आपको पता ही है अभी भी बहुत ज़रूरत है ख़ुद मुख्तार होने की, ऑल्दो बहुत बेहतरी आई भी है, लेकिन जब भी हमारे मुल्क में ज़रूरत पड़ती है ना तो ख़वातीन सफ़े अव्वल में हमें नज़र आती हैं। और मुल्क में हालिया सैलाब में भी हमने यही सूरत हाल देखी। ख़वातीन ना सिर्फ फ़ंड्स इकट्ठे करने, लिटरली इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन ड्राइव्स खुद से चलाने, मैनेज करने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि आपको बता दें कि इसके अलावा भी एक एक्सपर्टीज़ है और वो एक्सपर्टी है मैनेजमेंट। बिल्कुल ख़वातीन की कि ख़वातीन पैकिंग, सॉर्टिंग, मैनेजिंग, लेबलिंग, टैगिंग में मुख्तलिफ इदारों के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, जैसे कि अलखिदमत के कैंप के आप देख रहे हैं विजुअल्स। एग्जैक्टली नो घर चलाती है ना, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत होगी। तो ख़वातीन बच्चियाँ बहुत ही मेरा ख्याल है कि फोर फ्रंट पे इस वक्त अगर हम इमदाद की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, फ़ंड रेजिंग की बात करें, ये मैनेजमेंट तो खैर कमाल की है। ख़ासतौर पे इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह वो लेबल करिए ताकि जहाँ चीज़ पहुँचे वहाँ ज़ाया ना हो, और वहाँ जहाँ फौरी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो वहाँ आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी किस चीज़ जगह के लिए क्या चीज़ है, जूते, एंड इट इज़ राइट देयर फॉर यू टू यूज। सामान, तौलिए, हर चीज़ के बारे में अलग अलग आप देखिए कि ये यूज्ड कपड़े हैं, इनको इस तरह से सॉर्ट आउट करना। सलाम है इन तमाम ख़वातीन वर्कर्स को जो कि वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं, मतलब इनसे कोई मुआवजे के एवज़ ये काम नहीं करा रहा। अच्छा, ये और भी बात होती है जज्बा ना, बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके वो लिए। तो फ़ौरन ख़वातीन तो फोर फ्रंट पे ही होती हैं, तो फ़ौरन देख ही लेंगी जब सिचुएशन क्या बनी हुई है तो सामने आई जाती हैं। सुनिए इनका क्या कहना था। इस वक्त मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ वो इस कैंप में दीगर जो अफराद हैं पूरे कराची से, वो यहाँ पे इमदादी सामान भेज रहे हैं। हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। आप आएँ, अपना हिस्सा डालें और सैलाब ज़दगान के लिए भरपूर ताउन दें अपना। कराची के तमाम अफराद से अपील कर रहे हैं अहले कराची से कि वो अद्वियात की मद में और राशन अजनास की सूरत में अपना दिल खोलें और यहाँ पर दें ताकि वो अजनास और वो अद्वियात भी उन मुस्तहिकीन तक पहुँचे। सबको पता है कि क्या हो रहा है, फ्लड आया हुआ है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, लोगों के पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो लोग लिटरली अपनी बहुत वर्स्ट कंडीशंस में, इसमें हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। हम यहाँ पर अपने भाई बहनों के लिए चीज़ें पैक कर रहे हैं और हमने बहुत सारे डोनेट किया, अपने कपड़े और अपनी चीज़ें। हमें अद्वियात की बहुत ज़रूरत है, लोग कपड़े बहुत भेज रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त अद्वियात की ज़रूरत है जिसके अंदर स्किन डिजीज़ और डायरिया के हवाले से जो भी अद्वियात हैं वो हमें चाहिए, आप वो भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए साथ में हमें ये भी पता लगा कि कपड़े तो चले भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन कपड़े बहुत आ गए। अब ज़रा एसेंशियल्स इसके अलावा जो हैं वो चाहिए, जिसमें अद्वियात सारे फहरिस्त हैं। बेसिक स्किन ऑइंटमेंट्स आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के भेज सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भेज सकते हैं, पेन किलर्स भेज सकते हैं, एंटी एलर्जीज भेज सकते हैं। क्यों आप मच्छर वगैरह इतने काट रहे हैं, कोई इस किस्म की ऑइंटमेंट, कोई लोशंस भेज सकते हैं जिससे मच्छर काटने से आपको पता है मच्छर ज़रा दूर भागे, इस तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं। जो डोनेट कर भी रहे हैं तो उनको भी हम ये कहेंगे कि बड़ी सोच समझ से आप चीज़ें लेके भेजें, नॉट बिकॉज यू जस्ट नीड टू हेल्प और दिस इज़ द रिक्वायरमेंट कि जी मदद तो करनी है तो और थोड़ी सी मदद कर दें। थोड़ा सा अपनी सोच ज़रूर डालें कि एग्जैक्टली किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, खुद ही अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करके उनको लेबल करके ही आप दें ताकि आगे जो देने वाले हैं उनके लिए भी ज़रा आसानी हो। ये पूरी एक चेन होनी चाहिए जो बड़े आसान और एक एफिशिएंट तरीके से अच्छा, काम आप करे। भी ऐसा तो ना उसमें हम करें कि भी बोरी हिस्सा में ले डाल के सकते इस कैंप तक पहुंचा दें। ये इन खवातीन का काम भी आधा हो जाएगा अगर आप अपने घर से लेबल करके चले जाएंगे चीज़ें। तो आप अपने एक बोरे में मुख्तलिफ शॉपर बना लें जिसमें मर्दों के कपड़े, औरतों के कपड़े, बच्चों के इस एज तक कपड़े आप बना दें, लिख दें ताकि भेज रहे हैं ना तो लड़कों के अलग हैं तो लड़कियों के अलग लिखें, लड़कियों के अलग हैं उनको अलग करें, एज भी लिखें कि किसको आएंगे ताकि आगे जो काम है वो कम करना पड़े। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगी इन अ वेरी लॉन्ग वे और मदद की बहुत ज़रूरत है और कुछ अरसे तक ज़रूरत पड़ती रहेगी। We are back. There was a technical glitch, sorry, but अब सूरत अंडर कंट्रोल है। गुड मॉर्निंग कह ही रही थी तो इतना गुड रहा नहीं। अच्छा जी। एनीवे गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम जरा बता दें, कल हम तो मैच ही देख रहे थे और ज़्यादातर पाकिस्तान मैच देख रहा था, लेकिन एक जलसा भी चल रहा था पाकिस्तान में और वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा था।
लेकिन ऑब्वियसली अब जलसे की तो हम बातें करते रहेंगे। हमारा ज़्यादा कंसर्न है कि एक्चुअली क्या हालात हैं, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। चार सदा से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट शीबा हैदर हमें ज्वाइन कर रही हैं। शीबा, बताइए इर्द गिर्द क्या आप देख रही हैं, कोई बेहतरी, कोई इम्प्रूवमेंट, पानी का नीचे चले जाना, क्या आप नोटिस कर रही हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसदा में। हर चेहरा गमगीन और दुखी दिखाई दे रहा है। कोई भूखा है तो किसी के पास पीने को पानी मुयसर नहीं, तो किसी के पास सर छुपाने के लिए आशियाना नहीं, तो किसी के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद है और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये मुतासरीन जो है बेयार मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। कुछ मुतासरीन है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात है और उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दारा तो हुआ है चिस्तासो स मसला दा मुश्किलात ता उस्ता सदी सब आए जी زمونږ دا مسله ده چې د اوبو ته وګوره، دا اوبه راغلي دي، زمونږ کورونه هر څه دي کې تباه شوي دي، ختم دي. مونږ سره اوس هېڅ هم نشته چې مونږ پرې پاس وو. जैसे कि इस मुतासरीन का पश्तो में ये कहना है कि सैलाब का पानी कदरे कम तो हो चुका है, लेकिन अब भी इनके आसपास घरों में सैलाब का पानी मौजूद है। इनके घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ख़वातीन घरों में है, बच्चों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत यहाँ पर आए और जो आसपास इलाकों में जो पानी खड़ा है उनको निकाला जाए। मुतासरीन का ये भी कहना था कि यहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वो खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जी शीबा हमें बता रही थी अभी तक लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, मतलब और जिस तरह जब हम देखते हैं ना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें दिखाते हैं कि लिटरली पीपल आर सिटिंग ऑन द रोड साइड्स एंड जस्ट वेटिंग फॉर फूड, और लिटरली इस इंतज़ार में कि कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमें सुन लेगा, जो कि हमें यकीन है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त मदद ही कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि इंसानों को अभी तक शायद आप देखिए कोई कामकाज भी तो नहीं है ना इसमें से। ज़्यादातर लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, अपनी ज़मीनें भी हैं कुछ छोटे किसानों की, लेकिन अभी ना खेती बाड़ी हो सकती है, ना ज़मीनें इस काबिल हैं फ़िलहाल कि उन पे कोई कुछ उगाया जा सके। घर में जो अनाज था वो भी बह गया, तो खाने के लिए भी ये लोग दूसरों की मदद के मोहताज हैं। और अनसर्टेनिटी का एक और लेवल है कि जहां आपको ना पता हो कि शाम को क्या होगा और रात हम किस तरह गुजारेंगे और सुबह हम क्या करेंगे और आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। हमारी कोई नौकरियां होंगी, कोई ज़मीनें होंगी जिनकी हम काश्त करें, मतलब हमारे घर होंगे कि नहीं। कैन यू इमेजिन कि ये माइंडसेट ले के लोग बैठे हुए हैं, दे हैव नो आइडिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और हेंस वी नीड टू हेल्प देम। अच्छा जी, इसी बात और इसी रिमाइंडर के साथ जो हम सबको कहते हैं कि इस वक्त प्रायोरिटी हमारी इन लोगों की रिहैबिलिटेशन, इन लोगों की मदद, इन लोगों की असिस्टेंस होनी चाहिए। बाकी मामलात बाद में भी सेटल हो सकते हैं। इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर निकलने के बाद मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम चलाए हुए हैं। वैसे आई वंडर किसी सैलाब ज़दा इलाके में भी जाकर मजमा इकट्ठा करें, अपने कारकुनों को यकीन दिला रहे हैं कि उन्हें बैरूनी साज, वही बात है जो पुरानी चली रही है, बैरूनी साजिश के ज़रिए निकाला गया। इसी बयानियों को लेकर उनकी जमात ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, कामयाबी भी हासिल करके पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई। अब इन सब मामलात को देखते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दावे शुरू कर दिए हैं कि अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं खान साहब। सर्टनली बहुत मकबूल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बज़ाहिर छोटी छोटी कुछ चीज़ें इमरान खान की मकबूलियत को खुसूसन पंजाब में ऐसा लग रहा है कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जिसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल सर फहरिस्त है और मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब के बदतरीन नुकसानात की जद में है और 1300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जान से जा चुके हैं और खान साहब इस सब से बेनियाज जलसे जारी रखे हुए हैं। मतलब ये एक सवाल तो डेफिनेटली बनता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप अपनी बातें करे चले जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सेट योर पॉलिटिक्स असाइड एंड दैट इज़ द डिमांड ऑफ द डे, लेकिन नो, इनको समझ नहीं आ रही और ये सब किसी को बुरा लगे ना लगे, सैलाब ज़दगान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पंजाब में उनकी हुकूमत है, जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर सैलाब में डूबा है और खान साहब ख़ुद तो खैर दूर की बात है, उनके वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने भी जनूबी पंजाब का दौरा नहीं किया सिवाय एक आध दफ़ा। ये जो चीज़ है इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस चीज़ में ये सारे इतने बिजी हैं कि इस वक्त एक आफत आई हुई है पाकिस्तान में, एक डिजास्टर जिसकी नौयत हमने पहले कभी देखी नहीं। दुनिया इस बारे में बात कर रही है, दुनिया एड भेज रही है, दुनिया एड के लिए कॉल्स कर रही है।
लेकिन यहाँ जो वो भी लोग वो बैठे कह रहे हुए हैं हैं, टेलीथॉन कर रहे हैं, उसमें अरबों रुपए जमा कर रहे हैं। उन अरबों रुपयों को किस अंदाज में खर्च किया जा रहा है, क्या मैकेनिज्म है, प्लीज़ ये भी एक तो बता दें। दूसरा ये है कि ये बिज़ी हैं, आप कह रही हैं, किस में बिज़ी हैं? जलसे के इंतजाम कौन करेगा? पंजाब में अगर वजीर आला और उनके साहबजादे नहीं करेंगे तो कौन ये चेक करेगा कि माइक टेस्टिंग हेलो 1 2 3 सही है कि नहीं तो है? बिल्कुल आपको फिर मैं याद दिला देती हूँ कि फवाद चौधरी का बयान ऑब्वियसली सबको याद है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों का काम है कि वो इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाएं, वरना और उनका मकसद ही क्या हो जाता है? भाई मतलब अवाम तो जाए भाड़ में, कहने का मकसद यही है इसका। बेसिकली बड़े साफ सुथरे अंदाज में कह दिया था कि प्रायोरिटी इस खान, बाकी बयानिया। अब वो सच्चा है झूठा है, इस पे आप बहस कर सकते हैं, आप दिल मानता है तो आप सर्टनली माने, लेकिन आप इससे क्या अखज़ करें और कि अवामी मुश्किलात, अवाम के डूबे हुए घर, उनके बहे हुए मवेशी, उनकी तबाह हुई भी फसलें, उनके बहे हुए जान से गए हुए बच्चे, उनके लापता बुजुर्ग, वो बाद में आते हैं। इन हुकूमतों का काम यह है कि अवाम के मसाइल को हल करने से पहले इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि खान साहब वॉज वेरी बिजी, क्योंकि उन्होंने जलसों के लिए पहले तो हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रो टर्फ जो थी वो उखाड़ दी और कल फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में जलसा कर दिया। मतलब कि खुद एक स्पोर्ट्समैन होते हुए इनको किस तरह ये गवारा हुआ कि आओ इन स्टेडियम्स को मैं अपने मकसद के लिए, विच इज़ एनीथिंग बट स्पोर्ट्स, उसके लिए यूज़ करूं, और उन्होंने किया, तवातुर के साथ किए चले जा रहे हैं, जलसागाह बने चले जा रहे हैं। हमारे खेल के मैदान, स्पोर्ट्स कम्युनिटी में सख्त मायूसी फैली हुई है। इसके अलावा पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इंतकामी नौयत का एक क्रैकडाउन भी जारी है। इंतहाई दर्जे की उखाड़ पिछाड़ पंजाब की सिविल इंतज़ामिया को तकरीबन मफलूज कर चुकी है। ये सब कुछ कम था कि शौकत तरीन की ऑडियो भी सामने आई, जिसमें उन्होंने IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश की। वैसे आई वंडर कि वो मामला कैसे सरफ़े नज़र हो गया, उस पर तो बहुत बड़े बड़े चार्जेस लग सकते हैं किसी और मुल्क में अगर ये मामला मंजर-ए-आम पर आता। कि इनके दिमाग में ये बातें भी कैसे आ जाती हैं, जहां आपको पता है कि मुल्क किस चीज़ से गुजर रहा है, मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ कॉन्वर्सेशंस देखेंगे क्या हो रही हैं कि क्या आप उस डील को थ्रू करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ये करना तो नहीं हो गया। मतलब हाउ डू यू इवन थिंक लाइक दैट? अच्छा जी, साथ ही साथ अपनी ही डेफिनेशन ऑफ मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन भी अब इन्होंने दे दी है, और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। हम यही कहेंगे कि कोई भी गैर मुहिब्बे वतन नहीं है। इमरान खान तसलसल के साथ धमकियां दे रहे हैं कि मुल्की मफाद में चुप हैं, दीवार से लगाया गया तो सारे राजों से पर्दा उठा देंगे। भाई उठा दें फिर पर्दा, मतलब धमकियां ही दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चेरी ब्लॉसम सुन लो गौर से, ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर, मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, इन धमकियों की वैसे नहीं समझ आती कि एक कॉल दूंगा, क्यों डरा रहे हैं आप, किससे डरा रहे हैं? खान साहब तो कह रहे हैं कि वो रोज़ ख़तरनाक हो रहे हैं, रोज़ हमें ये बताते हैं। कल फैसलाबाद जलसे में उन्होंने आर्मी की तैनाती के हसास मौजू पर भी अपनी राय दे दी। सुनिए क्या कहा। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे।
एक तो खान साहब आर्मी चीफ के ओहदे पर जो भी आए मुहिब वतन ही होता है, क्योंकि हमारी फ़ौज में अहलकार हो या अफसरान हो, उनकी हुब्बुल वतनी पे आए वंडर कि आपके जहन में कैसे सवालात उठ रहे हैं। तो इमरान सो खान की- तमाम ही मुहिब वतन हैं एक बात, और दूसरी बात यह है कि ये तवक्को भी आपकी समझ से बालातर है कि आप आईने पाकिस्तान से इतने नावाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के सामने जवाब दे आप कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों कोई पूछेगा वज़ीर आज़म से। बहरहाल पीटीआई इमरान खान को मकबूलियत की महराज पर तो देख रही है, लेकिन अवामी जज्बात कभी एक से नहीं रहते। मुतासरीन सैलाब को कल ये बात याद रहेगी। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि मुश्किल वक्त में कौन उन्हें सहारा देने आया था, तो ये मत भूलें। और किसी भी इदारे और पर्टिकुलरली फ़ौज जैसे इदारे में इस तरह के बयानात मतलब तफरीक के ज़ुमरे में आ सकते हैं कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, जो भी आया या जो भी आएगा, हुब्बुल वतनी पे फौजी जवानों के और अफसरान के सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। उसको क्या उसका क्वेश्चनर होगा, उससे कोई टेस्ट किया जाएगा उससे ये पहले। बात तो सब तमाम पाकिस्तानी दिल से जानते हैं कि हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता जो आप उठा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शामी साहब हैं। बिल्कुल, शामी साहब की सर्टनली इतना तजर्बा है, गहरी नज़र है इनकी मामलात पे। शामी साहब, तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो इस वक्त मकबूलियत के उरूज पे और हैं भी। पंजाब में क्लीन स्वीप आप देखें, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान से लापरवाही कह लें, ऑल्दो वो कह रहे हैं जी हम तो टेलीथॉन कर रहे हैं, लेकिन उन पैसों को क्या हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो जा रहे हैं, उसकी कोई तफसील नहीं है। जलसे उनके जारी हैं, हेलीकॉप्टर का हती इस्तेमाल हो रहा है हुकूमतों के, स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ्स उखड़ रही हैं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का तो हाल ही ना पूछें, इतनी इंतकामी उखाड़ पिछाड़ है। शौकत तरीन की ऑडियो जैसा मामला, और फिर उसके बाद ये आर्मी चीफ वाला बयान। इन मामलात के बाद आपको लगता है कि इनकी अब ये जो भी कर लें और कह लें इनकी मकबूलियत ऐसे ही रहेगी? देखिए, सियासी जमातों की मकबूलियत कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोहे की मानंद हो या पत्थर की मानंद हो। ये मकबूलियत घटती बढ़ती रहती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मुल्क पे कायम थी, और उस दौरान में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, एक आध को छोड़कर उसने सारे इंतखाबात हारे। और उसके बाद उसके अपने जो MNS थे और MPS थे, वो बगावत कर रहे थे इस वजह से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को फेस नहीं कर पाते। इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोगों में उनका बयानिया मकबूल हुआ है, और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से उनकी कदर कीमत में इजाफा हुआ है, और वो इस वक्त एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनकी बड़ी सियासी ताकत है। लेकिन 100% वोटर उनके पास नहीं है, उनके मुखालिफ भी मौजूद हैं। 12-13 सियासी जमातें उनके खिलाफ हैं। उन्होंने 2018 में 68% वोट हासिल किए थे, 32% वोट तहरीक इंसाफ को मिले थे। अब इसमें कितना इजाफा हुआ है और मुखालफों के वोटों में कितनी कमी हुई है, ये तो इलेक्शन के जरिए ही पता चलेगा। तो बुनियादी बात जो है वो ये है कि हमारे सियासतदान, जिनमें खान साहब भी शामिल हैं और उनके मुखालिफ भी शामिल हैं, एक दूसरे के साथ जीना सीखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और एक दूसरे के साथ चलते हुए मुल्की मसाइल हल करने की कोशिश करें। अच्छा शामी साहब, ये अच्छी आपने एडवाइस और आइडिया तो दिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये लगता नहीं है होगा। ये बताइएगा कि इन हालात में, अच्छा ये सुने ज़रा, इन हालात में एक दिन अचानक फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दे दिया कि सूबाई हुकूमत इमरान खान के नाम पर बनी है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ पर्चों के जवाब में सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो क्या फ़ायदा है इस हुकूमत का, और क्या काम है? तो मतलब ये इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। तो इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसलिए भी नाराज़ हो सकते हैं कि एक तो उनकी स्टैंडिंग कोई रहती नहीं है, जो ऑर्डर आएगा वही होगा, दूसरा ये कि वो इस किस्म की बज़ाहिर इस किस्म की सियासत करते नहीं हैं। तो क्या इत्तफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, हुकूमतें जो हैं इसलिए कायम नहीं होती कि अपने मुखालफों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। उन्हें कानून नाफिज करना होता है, और कानून की खिलाफ वर्जी उनका मुखालिफ करे या उनका हामी करे, उसके तहत कार्रवाई होनी होती है। जो हुकूमतें अपने मुखालफों को कार्रवाइयों का निशाना बनाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और अपने ही मुंह के बल गिरती हैं। इसलिए यह कहना कि भाई परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत क्योंकि PTI की हमायत से बरसरे इक़्तिदार आई है, तो इसलिए उसे
हर कानून और ज़ाब्ते को पसे पुश डालकर और इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मुखालफों के पीछे पड़ जाना चाहिए। इसका ना कोई जवाज़ है, ना इस बात में कोई वज़न है। पाकिस्तान एक दस्तूर के मुताबिक चल रहा है और यहाँ जो भी हुकूमत तजावुज़ करेगी, अदालतें जो है उसके रास्ते में रुकावट बनेंगी, राय अम्मा भी उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। अच्छा शामी साहब, अब इमरान खान साहब का सर्टनली अपना एजेंडा है और उन्हें अपनी सियासत बचानी है, और चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा टारगेट यही है कि वो अपनी नस्ल की सियासत बचा लें, एज एन अपने फर्जंदों की सियासत बचा लें बेसिकली। तो ये दोनों इन कोलैबोरेशन चल सकते हैं, दोनों के मकासद पूरे हो सकते हैं वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम, ये ठीक ट्रैक पर हैं दोनों? देखिए, इस वक्त तो चौधरी साहब के और खान साहब के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है। खान साहब लीडर हैं और चौधरी साहब उनके फॉलोअर हैं, और बार बार वो इस बात का ऐलान भी करते हैं कि और कप्तान की क़यादत वो कबूल कर चुके हैं। उनके बेटे मोने सुलाही भी ये बात कहते हैं। तो गोया उन्होंने जो सियासी ताकत उनकी रफाकत में हासिल करनी है उस पर फोकस किए हुए हैं। अब वो किस हद तक तवानाई उनको मिलेगी ये उनकी सलाहियत पर मुनसर है और हालात पर भी मुनसर है। हो सकता है कि वो पीटीआई में या पीटीआई के साथ मिलकर कोई बड़ा कायदाना रोल अदा कर सकें, और मुनीस इलाही साहब में भी एक सलाहियत मौजूद है। वो पंजाब की सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी किरदार अदा कर सकते हैं, और अपने वालिद साहब हैं उनकी रवायत जो है उसके ऊपर अमल करते हुए अपने लिए कोई स्पेस बना सकते हैं। अभी तो वो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि खान साहब से जुड़कर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे कि खान साहब जो हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग कितना आगे बढ़ेंगे, कितना पीछे हटेंगे और कहाँ जाकर थक जाएंगे या खान साहब उनसे उकता जाएंगे, ये बहुत सी बातें हम देख चुके हैं और बहुत से मामला देख भी सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब फॉर योर ओपिनियन। और इस पे हम मजीद क्या करें? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्यों? अच्छा, जो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते ना, वो आप यहाँ पे हमारे मुल्क में एक्सपेक्ट कर सकते तो हैं। लिहाजा ये ज़रा सुनिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं फॉलो किया कि बरतानिया से चोरी होकर कराची से बरामद होने वाली लग्जरी गाड़ियों का मामला जो है ना, वो अब तक मौजूद बहस इसलिए बना हुआ है बिकॉज से मुझे पिंच कर रही है बात कि किसके घर से निकल रही है गाड़ी। ये किसके घर से निकल रही है, मतलब वहाँ चोरी हुई मिली कराची में, और फॉरेन एजेंसी ने डिटेक्ट किया उसको कि जी ये कराची में इस जगह खड़ी है। ज़रा आप सोचें, ज़रा प्रिसिजन देखें। इससे यही पता लगता है कि पैसा दें या सिफारिश करें तो सब कुछ हो सकता है, और ये गैर मामूली बात सर्टनली है। कैसे ये सब कुछ हो सका, यही हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तलाश में हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, मतलब पूरी दुनिया की अटेंशन आई इस खबर पे, पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पे वायरल थी। किसके घर से मिल रही है भाई ये गाड़ी, कैसे चोरी हुई गाड़ी वहाँ से यहाँ पहुँच गई, किसकी मिली भगत से पहुँची, ज़रा स्टोरी तो हमें बताएं। देखिए, एक इंटरनेशनल रैकेट है जो ये काम करता है। अब हुआ ये कि ये जो बेंटले है दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। ये लंदन में चोरी होती है। लंदन में चोरी होने के बाद वहाँ पे इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। Which is a part of this plan. Yes, चोरी। It is a part of the plan. Yes, it is a part of plan। और ये इधर इंटरनेशनल रैकेट अपने तरीके से काम करता है। ये गाड़ी वहाँ से जाती है किसी और मुल्क। जब वो वहाँ से किसी और मुल्क चली जाती है तो फिर यहाँ पे एक मशरकी यूरोप के एक एम्बेसडर हैं, उनके नाम पे ये गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। ये गाड़ी थ्रू प्रॉपर चैनल आती है, और चूँकि वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ था तो ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, उसके साथ साथ जब ये पोर्ट पे इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं तो एक कस्टम्स है और एक ख़ास तौर पे पोर्टल दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें चूँकि इसका रिकॉर्ड नहीं था, मौजूद नहीं था, और ये थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आई, वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स है बट और डॉक्यूमेंट पे आई है। तो यहाँ पे जब वो आती है तो फिर उसके बाद ये गाड़ी क्लियर होकर बाहर आ जाती है। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है कि जब उस मुल्क को पता चलता है कि हुआ क्या है तो वो मुल्क अपने सफ़ीर को वापस बुला लेता है। खातून सफ़ीर की तकरीरी होती है, क्योंकि जब अच्छा, सफ़ीर न्यू
ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम कि ये सब कुछ हो रहा है, या सफीर ने ला इल्मी में गाड़ी मंगा ली अभी, या फिर इसका फैसला बाद नहीं, रिपोर्टेडली ही वाज इन द नॉलेज कि वो क्या हुआ है, क्या हो रहा है। यस, ही न्यू इट। और फिर उसके बाद एक खातून सफीर का तकर्रुर होता है। फिर जब ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात इतना ज़्यादा फैल जाती है तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी इत्तला मिलती है। फिर उसके बाद वो जो कंसर्न्ड एम्बेसी है वो उसको डी नोटिफाई करने का भी कहती है। मीनवाइल ये गाड़ी गायब हो जाती है। अच्छा, गाड़ी एम्बेसी के इस्तेमाल में नहीं है, अब गायब है। जी बिल्कुल। हुआ यही है कि ये गाड़ियाँ इस तरह जो इतनी लग्जरियस कार्स हैं या व्हीकल्स हैं वो उसको मंगवाया जाता है, और एक रैकेट है जो कि इस पे काम करता है। मेरी जो कस्टम ऑफिसर से बात हुई, मंगवा के और इनके नाम पे मंगवाई जाती है, जो कि एम्बेसीज होती हैं, काउंसलेट होती हैं, मिशन होते हैं, बिकी ना गाड़ी। जी बिल्कुल, ये गाड़ियाँ बिकती हैं यहाँ पे। ये जो नहीं, लेकिन जब गाड़ी जो खरीद रहा होता है, जो बिकती हैं, मतलब ये कोई गाड़ी ऐसी वैसी नहीं है कि बाकी गाड़ियों में गुम हो जाए। इट इज़ देयर टू स्टैंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कार्स। तो जो एंड में बंदा जो खरीदता होगा उसको पता होगा कि ये कितने मुतनाज़े तरीके से और किस तरह मेरी पकड़ हो सकती है, बिकॉज ये चोरी की है तो यहाँ पोर्ट से भी निकली है, मतलब हर इल्लीगैलिटी। वो तो पूरे पैसे देके खरीद रहे हैं। देखें हुमा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक चीज़ अगर ₹1 की है और वो चीज़ मुझे उसकी आधे में मिल रही है तो मुझे पता है कि वो आधे में मुझे क्यों मिल रही है। तो जिनके घर से ये बरामद हुई है उनको पता था कि जो कार है ये जितनी इसकी मालियत है और जो इसका टैक्स और ड्यूटीज़ हैं डबल हैं इसकी कीमत से, जो पाकिस्तान में इसको पड़ती है। तो ही वाज इन द नॉलेज कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी उसने खरीदी क्योंकि वो शौकीन है, वो बिल्डर कि मैं ले लूं तो मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। जी, बिकॉज ये एक प्रॉपर एक बिजनेस आप इसको कह सकते हैं ना, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। जो दूसरा कार डीलर पकड़ा गया है वो इस तरह की कई गाड़ियाँ बेच चुका है लोगों को। इसको भी ये कहा गया था कि आप इस गाड़ी को दिसंबर 2022 से पहले नहीं निकालेंगे, बिकॉज ये गाड़ी यहाँ पे आई है नवंबर 2019 में। 2019 के बाद 2022 में इसके 3 साल मुकम्मल हो रहे थे। जब 3 साल मुकम्मल हो रहे थे तो फिर इसको ये जिस मुल्क के थ्रू गाड़ी आई है वहाँ पे उस मुल्क को छूट है कि 3 साल से पहले वो गाड़ी नहीं बेच सकते। 3 साल के बाद यूज़ करने के बाद अगर वो गाड़ी बेचेंगे तो उस पर 100% टैक्स और ड्यूटी फ्री है, तो उसके बाद इसको रजिस्टर करवा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और मामला ये है कि कस्टम्स का एक पोर्टल है जो कि उससे बना के दिया हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन को। अब वो पोर्टल ये कहता है कि अगर उसमें एक प्रॉपर आईडी है, पासवर्ड है जो कि उनके पास है, अब अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन इसको रजिस्टर करते हुए उस पोर्टल पे उस गाड़ी की एंट्री डालेगा तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर कस्टम्स एक ऐसी अथॉरिटी है ना कि अगर मुल्क में कोई चीज़ इंपोर्ट हुई है, कहीं से कोई चीज़ कोई भी गाड़ी इस तरह की कोई भी गाड़ी जो है ऑक्शन हुई है तो कस्टम्स को मालूम होगा, कस्टम्स की नॉलेज में होगा। तो कस्टम्स ने वो पोर्टल बना के दिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी ये एक ऐसा मामला है कि इस तरह की 2014 में तकरीबन 200 गाड़ियाँ हैं इसी तरह की, इसी नौयत की, 4 व्हील्स भी हैं और ये भी हैं कि इसको घपले के साथ ये फोर्ज करके उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ने उसको रजिस्टर किया। आज तक वो गाड़ियाँ ढूंढी जा रही हैं, तकरीबन 2000 गाड़ियाँ। ये भी इसी तरह की रजिस्टर की जानी थी एक्साइज एंड टैक्सेशन में। अच्छा, ये पकड़े कैसे गए? और विद द सेम टोकन पकड़े कहाँ से? मतलब इसमें तो एम्बेसी का वो सफीर, फिर कस्टम्स, फिर जिन्होंने ली, फिर डीलर, मतलब ये तो पूरी एक चेन है। जी बिल्कुल, मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ इंटरनेशनल रैकेट क्या होता है। एक वो हिस्सा है जो कि गाड़ी लंदन से चोरी हुई, एक दूसरे मुल्क पहुंची, उस मुल्क से यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट होके बाहर आ गई पोर्ट के थ्रू। अब जब पोर्ट के थ्रू बाहर आ गई तो यहाँ पे ये जब बाहर आ गए तो यहाँ से ये इत्तला जो है, जब डिप्लोमेटिक सर्कल में बात फैली तो फिर ये इत्तला पहुँची लंदन पुलिस के पास। लंदन पुलिस ने ये इत्तला दी NCA को, जो कि बरतानिया की कौमी सलामती की एजेंसी है, उसने ये इत्तला कस्टम्स को दी। अब कस्टम्स को जब ये इत्तला दी तो उसने पिन पॉइंट किया कि ये गाड़ी डिफेंस के घर में खड़ी हुई है। अब जब अब ये पिन पॉइंट करना आसान था, ये कैसे मतलब ट्रैक? जी बिल्कुल, जाहिर है उनकी कुछ इतला थी। अब गाड़ियों वो में क्या ट्रैकर्स है, भी होते हैं। अब वो चिप थी क्या था वो बेहतर बता सकते हैं, ये हमारी अथॉरिटीज़ बेहतर बता सकती हैं क्योंकि इस गाड़ी की चाबी अभी तक नहीं मिली, इसकी बैटरी डाउन है। तो इसमें गिरफ्तार मतलब जिसके घर से पकड़े हैं चाबी उसकी गाड़ी, उसके पास चाबी नहीं है। उसने सिर्फ गैराज ही तो रेंट पे नहीं दिया हुआ था ना, क्या गाड़ी खड़ी जी बिल्कुल, चाबी नहीं है अभी तक कस्टम्स को मिली इसकी, और इसकी जो बैटरी है वो भी डाउन है। अब जो इतला थी, इतनी पिन पॉइंट इतला थी कि ये बताया गया कि एक बंगला है, बंगला नंबर 158। अच्छा, बंगला नंबर 158 नहीं था, 15D था ये फेज़ 2 का।
अब यहाँ पे जब कस्टम्स ने अपना एक तरीक़ाकार है उनका, तो उसने अपने वहाँ पे पानी के वाटर टैंकर जाता है, पानी के वाटर टैंकर के साथ उसने अपना जो मुखबर है वो उसके साथ अटैच किया, वो गया, इस गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, इस गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, अंदर भी गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, बट जो इसकी आगे की जो ग्रिल है उसको देख के पहचाना गया कि बेंटले है, और फिर उसके बाद इसको रिकन्फर्म किया गया, तो फिर यहाँ पे छापा मारा गया। मतलब ये एक बहुत बड़ी गाड़ी भी है। गिरफ्तार कोई नहीं हुआ? का बताएं। नहीं, गिरफ्तार हुआ बिल्कुल, जिसके घर से गाड़ी मिली है, जिसने खरीदा था वो गिरफ्तार है, वो मकामी बिल्डर है, जिसने उसे बेची थी ये गाड़ी, वो शोरूम है उसका ओशन के सामने, वो गिरफ्तार हुआ है। बट एक बहुत पावरफुल इसमें मुलजिम है जिसके खिलाफ FIR हो गई है, नवेद जामीन कहते हैं कि बहुत पावरफुल है वो, और कस्टम्स सर्किल भी कहते हैं बहुत पावरफुल है, तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। सियासी असर और रसूख है क्या? बहुत पावरफुल है। मैं अच्छा। और साथ ही ये पहले से ही चल रहा होगा, पकड़े तो अब गए हैं लेकिन और भी बड़ी गाड़ियां इन्होंने निकाली हैं। इस तरह की काफ़ी गाड़ियां हैं और इस पे जो है वो कस्टम्स उस पर रेड भी कर रही है और एक लिस्ट भी बनाई गई है इस तरह की गाड़ियों की, और ये एक गाड़ी नहीं है, ये बहुत गाड़ियाँ हैं। इसी के साथ साथ कई नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। ये ऑपरेशन ऑन गोइंग है और अभी काफ़ी चीज़ें हैं। अभी एक रेंज रोवर भी तो वो भी नॉन कस्टम पेड। जी बिल्कुल। गाड़ियों की स्मगलिंग मतलब ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। अब आपसे हमने ये पूछा कि इससे पहले भी ये होता रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली पूरा रैकेट है तो चल ही रहा था, तो उस वक्त भी तो गिरफ्तारियां कोई बनी होंगी, उनमें बिल्कुल। इससे पहले देखें, एक ये तो वो एक गाड़ी पकड़ी गई जो कि एम्बेसी के थ्रू मंगवाई गई थी, और ये भी एक है। एक और गाड़ियाँ, एक और तरीका है जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, उसको स्मगलिंग की गाड़ियाँ कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे पहुँचती हैं और फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अलावा KP और KP से फिर होती हुई यहाँ पे। KP में तो शोरूम है पूरे सवात पे। जी बिल्कुल, सवात में, और वहाँ पे ज़ाहिर है बलूचिस्तान में और KP में आप इस तरह की गाड़ियाँ बहुत आसानी से चला सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे इतनी पकड़ी भी नहीं जाती, वो सवात से ऊपर और फिर KP में जो बलूचिस्तान है वहाँ पे। कराची में इस तरह की कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। इसमें जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं सुहेल अनवर सयाल, उनकी इसी तरह की एक गाड़ी थी, वो पकड़ी गई थी और उस पर मुकदमा हुआ। मतलब साबिक वज़ीर दाखिला ही कानून के पास तारीख जी, कस्टम्स ऑफिशियल्स का ये कहना है। और उस पे एक FIR भी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये FIR हुई थी और जो इसमें एक पुलिस कांस्टेबल था उसका बयान भी कस्टम्स ऑफिशियल के पास है, वो भी पकड़ी गई थी। इसके साथ साथ ऐसी कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनके साथ वो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। कस्टम ऑफिसर्स बताते हैं कि एक इसी तरह की गाड़ी जो है वो एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा अंदरून सिंध के, उनके पास से भी पकड़ी गई थी और वो गाड़ी उनको गिफ्ट के तौर पे दी गई थी और वो गाड़ी अभी हाई कोर्ट में है। इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग यूज़ करते हैं, पुलिस ऑफिसर यूज़ करते हैं, दीगर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो यूज़ करते हैं। तो इस जोन में ना है कि गाड़ियाँ पूरे पैसे देके ये लोग खरीद के घूम रहे हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल इम्प्रेस ना हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं, बीच में कोई डंडी ज़रूर मारी होती है। अब जो हमारे बाहर के अरब ममालिक से शिकार करने के लिए बहुत से आते हैं, वो अपनी गाड़ियां अक्सर छोड़ भी जाते हैं। जी तो उन गाड़ियों का क्या होता है? देखिए इस तरह और वो गिफ्ट करते हैं अपने होस्ट को। वो तो कहते हैं तुम रख लो। जी बिल्कुल। अब ये होता क्या है, देखिए वो बेसिकली दे कैन नॉट गिफ्ट टू एनीवन, बिकॉज वो गाड़ियां लेके आते हैं कार नेट के थ्रू। कार नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप गाड़ी को, अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाना चाहे वो, या कोई पाकिस्तान में आना चाहे, तो उसको कार नेट के थ्रू एक 3 महीने का पीरियड मिलता है कि वो उस 3 महीने के दौरान वो गाड़ी यहाँ पे ला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसको ही हैव टू री इम्पोर्ट के वो जहाँ से वो आया था उसको वहाँ पे जानी है। अच्छा, ये 3 महीने का पीरियड होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 6 महीने तक। बट होता क्या है कि जब यहाँ पे शिकार के लिए आते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो गाड़ियाँ वापस क्यों लेके जाएं, वो गाड़ियाँ यहाँ पे डोनेट कर देते हैं। और हमारे जो सरदार, वडेरे और जिन जिन जगहों पे वो शिकार होता है, अक्सर वो गाड़ियाँ उनके पास हैं। और इसी तरह की एक गाड़ी जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह की एक गाड़ी एक बहुत बड़े सियासी जमात के सरबराह हैं अंदरून सिंध में, और वो पहले हुकूमती जमात थी, अभी अपोजिशन में है, उसके सरबराह हैं, उनके पास इस तरह की एक गाड़ी निकली है। और इस तरह के कई लोग हैं जो कि सरदार हम उन्हें कहते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जितने भी जहाँ जहाँ पे चाहे वो सदर्न पंजाब हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो, जहाँ जहाँ पर शिकार खेला जाता है, वो यहाँ पे आते हैं और उन गाड़ियों को कार नेट के थ्रू जो गाड़ियाँ लाई जाती हैं, उन गाड़ियों को उनको गिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वो गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही होती हैं। वो गाड़ियाँ पे चल रही होती हैं एट सम, जो हमें हमारी इतलात के मुताबिक लिटरली 10s and 20s and 30s ये
बहुत बहुत गाड़ियां किसी एक बंदे के पास भी हैं जो कि इसी तरह गिफ्ट की गई। अच्छा तलहा, ये आप बिल्कुल बताइए, इन्फ्लुएंशियल काफ़ी लोग हैं। ये बताइए कि कराची में हमने देखा गुलिस्तान जौहर में जो वाक़या हुआ, मतलब बरतानिया से आया हुआ एक शख्स जो अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था, अपनी फैमिली के साथ, यस, अपनी फैमिली के साथ, और कनपट्टी मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है, देखिए कोई हाल ही नहीं है शहर का। क्राइम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल अगेन। कल 24 घंटों के दौरान 4 लोग इसमें मारे गए। 24 घंटों के दौरान 4 लोग मारे गए हैं। किसी को फिक्र भी है कि क्या हो रहा है शहर में? देखें, बात यह है कि ऑफिशियल दावे तो इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये एक अगेन सर्ज आई है, ऐसा नहीं है पिछले दिनों में इतना नहीं था, बट अगेन ये पिछले, अगर आप ये देखें कि जब से ये सितंबर स्टार्ट हुआ है, इसमें अब तक कोई 9-8 लोग मारे जा चुके हैं। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर में अब तक तकरीबन 8 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। कोरंगी में 3 लोग कम से कम मारे गए हैं। कल लियाकताबाद में लोग मारे गए, मॉडल कॉलोनी में लोग, एक दुकानदार को मारा गया। तो ये एक ऐसी सर्ज आई है कि इसमें अभी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है, बट स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जिसको फैमिली के साथ मारा गया, वो अब वहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम खाने गया हुआ था, वो एक हॉट स्पॉट है। उससे पहले वही मुल्ज़मान उसी इलाके के एक हॉट स्पॉट से वहाँ से डकैती करके आ रहे थे, और वो मैंने कंसर्न ऑफिशियल्स को बताया भी है वहाँ पे कि वहाँ पे एक हमारे कलीग और दीगर लोग रहते हैं, ज़ाहिर वो बताते हैं कि वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। तो मैंने इसको बताया भी है कि वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, बट स्टिल वो शहर फैसल थाना लगता है, बट वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। ये जो हुआ, ये अब SHO गुलिस्तान जौहर को तब्दील कर दिया गया। अभी पुलिस बताती है कि ये जो फुटेज चल रही है इसमें जो मुलविस मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार किया है, बट ये तो इनको छुपते भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसको पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ज़ाहिर रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है। रेंजर्स इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, और वो जब सारी चीज़ें करती है, रेंजर्स गिरफ्तार भी करती है, तो ये इस पर दोबारा से काबू पाने के लिए हंगामी बुनियाद पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये देखें कि आज सितंबर के कितने दिन हुए हैं, 8 लोग अपनी जान से चले गए, 2 दर्जन के करीब जख्मी हैं, हर घंटे में कोई इत्तला मिल रही है। तो इसमें 5 दिनों में 8 लोग अपनी जान से चले गए, 2 दर्जन से, और जो अमलाक और जो फ़ोन और जो नकदी और जो जेवर छीना है वो तो काउंटलेस है ना, वो तो काउंटलेस है। टू थिंक ऑफ इट कि अब तो CCTV फुटेज इज एट एवरी कॉर्नर, मतलब इनको वो खौफ भी नहीं है कि हमारी तस्वीर सामने आ जाएगी या वीडियो सामने आ जाएगी, वो भी अब डिटरेंट नहीं रहा। ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स, जिनकी शहर में अमन और अमान कायम रखना की स्पेशल जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, पर्टिकुलरली कराची को लेकर, सो उनकी भी जिम्मेदारी है कि शहर में देखिए कि क्या चल रहा है। थैंक यू तलहा फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। तारिक अबुल हसन 7 गए थे और वहाँ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, ये हमारे सामने। जी, मैं मंजर झील पर यूसुफ बाग के मुकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पर कल कट लगाया गया था ताकि झील के बंदों के ऊपर जो दबाव है सैलाबी पानी का उसको कम किया जाए। अगर जो है, ये मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर सकूँ, ये जो कट है ये अडल नहर पर लगाया गया है, जो कि बराह रास्त मंजर झील से आ रही है और दरिया सिंध की जानिब जा रही है। यहाँ जो कट लगाया गया है उसमें पानी जो दरिया सिंध की जानिब जा रहा था, वो पानी भी रिवर्स होकर इसी कट से आबादी की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इसको रास्ता दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो झील से भी आ रहा है। तो ज़्यादा पानी हमें इस तरह महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से पानी जा रहा है। तो नहर में तो पानी की सतह कम हुई है, लेकिन झील में पानी की सतह बरकरार है। तो अभी जो पानी निकल रहा है, ज़्यादा खिंचाव है, वो दरिया सिंध की जानिब से जो पानी आ रहा है, या दरिया सिंध की जानिब जो नहर जा रही है, वहाँ से पानी रिवर्स होकर ज़्यादा इस कट के ज़रिए बाहर निकल रहा है, जबकि झील की तरफ से जो पानी आ रहा है वो भी बड़ी मिक़दार में जा रहा है, लेकिन इसका असर झील के ऊपर अभी नहीं हुआ है। मैं दूसरी जानिब जहाँ ये पानी जा रहा है वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, आइए। जी, दूसरी जानिब ये यूसुफ बाग का बंजर इलाका है। दूर तक आप देख रहे होंगे कि यहाँ खेत तो थे लेकिन कोई आबादी नहीं है। ये पानी सारा इसके अंदर फैल रहा है, लेकिन फिर ये क्रॉस कर जाफराबाद और फिर वहाँ से जो है वो अबूबक की जगह पर जा रहा है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ तो कुछ थोड़ी सी धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये धमाके इससे शगाफ के भरने के हैं, क्योंकि पानी काट रहा है। तो मुस्तकिल ये कोई 50 फीट जो है वो लगाया गया था कट, और लेकिन पानी ने काट कर हद निगाह पानी है, आबादियाँ खेत इसकी जद में आए चले जा रहे हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह टुमारो, और साथ साथ ये आपको जाते जाते बता दें कि वज़ीर आज़म भी सक्कर पहुँचे हैं, सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे।